शेर खान ने कहा, जी हाँ, मैं वहां जा चुका हूँ। मजूरा मद्रास और तर्जनापली के जुनूब में है और उसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इनमें से बाज नाग मंदिर हैं जहाँ सांपों की पूजा होती है। चीफ ने शेर खान की बात काटते हुए कहा, बिल्कुल सही। इन्हीं मंदिरों में से किसी एक नाग मंदिर में उर्मिला नाम की वो नाग दासी रहती है जिससे डॉक्टर पिल्लाई की गहरी दोस्ती है। तुम्हें शायद इल्म ही होगा कि ये नाग दासियां कौन होती हैं। शेर खान ने कहा, एक देवदासी होती है। इसका काम मंदिर के देवताओं की खिदमत करना और पूजा पाठ के वक्त आरती उतारना और देवताओं के बुत के आगे रक्स करना होता है। एक नाग दासी होती है। ये नाग देवता यानी सांपों की दासियां और खिदमत गुजार होती हैं। इनका काम मंदिर के सबसे बड़े कोबरा सांप की आरती उतारना, उसकी पूजा करना और उसके आगे रक्स करना होता है। नाग दासियां भारत के जुनूब में ही ज्यादा होती हैं, क्योंकि नाग मंदिर भारत के जुनूब में ज्यादा वाक़ है। चीफ ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक और बात गौर से सुनो, इस मिशन में तुम्हारे साथ एक और मुजाहिद होगा। शेर खान ने चीफ के जज्बा इस्लाम से तमतमाते हुए चेहरे की तरफ निगाहें उठाकर देखा और पूछा, मेरा ख्याल है सर कि ये मुजाहिद गुल खान ही हो सकता है। चीफ ने कहा, नहीं, बुल खान की हमें यहाँ बहुत जरूरत है। तुम्हारे बाद वही तुम्हारी जगह पर काम करेगा। ये मुजाहिद कोई और होगा जिसे तुम शायद नहीं जानते। शेर खान ने कहा, सर वो कौन है? चीफ ने कहा, तुम्हें उससे मिलवा दिया जाएगा। उसका नाम शाहिद अली है। वो पाकिस्तान की एक कमांडो बटालियन में हवालदार रह चुका है। फौज से रिलीज होने के बाद उसने हमारी तंजीम ज्वाइन कर ली है और 3 साल तक कश्मीर के महाज पर बतौर एक कमांडो मुजाहिद के नुमाया कारनामे सरअंजाम दे चुका है। अब भी वो कश्मीर के महाज पर ही था, मगर चूंकि हमें उसे इस मिशन पर तुम्हारे साथ भेजना था, इसलिए उसे बुला लिया गया है। इसका इंतखाब इसलिए भी किया गया है कि कश्मीर के महाज पर अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों के दौरान जनूबी भारत के तमाम शहरों, खास तौर पर हैदराबाद, दक्कन में आता जाता रहता है और वहाँ की दोनों ज़बानें तमिल और तेलुगु भी बोल लेता है और समझ भी लेता है। बातों के दरमियान चाय ठंडी हो गई थी। चीफ ने गर्म चाय की एक और चैनक मंगवाई और गर्म चाय के साथ गुफ्तगू जारी रखी। शेर खान ने पूछा, सर इस मिशन पर हमारे रवाना होने की कौन सी तारीख मुकर्रर होगी? चीफ ने कहा, भारत में अपने आदमियों से रेडियो ट्रांसमीटर की खुफिया फ्रीक्वेंसी पर हमारा बराबर राब्ता है। जिस वक्त भी उनकी तरफ से इशारा मिला, तुम लोगों को रवाना कर दिया जाएगा। इस असना में तुम हमारे पास ही रहोगे। कमांडो शाहिद अली आज शाम किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। शेर खान की प्याली में गर्म चाय उंडेलते ही चीफ कहने लगा, जैसा कि तुम भी जानते हो, जनूबी भारत में और ख़ास तौर पर इन शहरों में जहां तुम लोग जा रहे हो, साल के हर महीने में मौसम खुशगवार रहता है और दिन के वक्त गर्मी होती है। वहाँ का लिबास धोती कुर्ता और पतलून अबीज है। पढ़े लिखे बाबू लोग वहाँ बुशर्ट और पतलून पहनते हैं। तुम लोग भी यही लिबास पहनोगे। जरूरत के मुताबिक जैसा चाहे लिबास बदल सकते हो। शेर खान ने पूछा, वहाँ हमारा राब्ता हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चीफ ने कहा, जहाँ तुम जाकर रिपोर्ट करोगे, ये वही तुम्हें बताएंगे। ये लोग वहाँ के मकामी मुसलमान सरफरोश हैं और अपने दीनी हुकूक, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं। मिशन पर रवाना होने से पहले तुम्हें बता दिया जाएगा कि इन लोगों से तुम कहाँ मिलोगे। इतने में वहाँ कुछ और मुजाहिद आ गए जो लोग कश्मीर के महाज पर जा रहे थे। चीफ ने शेर खान से कहा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। शाम को जब शाहिद अली कमांडो आएगा तो तुमसे मुलाकात होगी। शेर खान सलाम करके वहां से चला आया। तंजीम की सादा सी इमारत में उसे एक छोटा सा हॉस्टल टाइप कमरा मिल गया था जहां उसका बिस्तर लगा था। शेर खान अपने कमरे में आकर लेट गया। मार्केट पिंडी सदर के इलाके में थी और सदर का इलाका वहां से 1-1.5 फरलांग के फासले पर था। दिन का वक्त था। बाजारों में खूब चहल पहल थी। मार्च अप्रैल का खुशगवार मौसम था। शेर खान फुटपाथ पर जहन में बहुत कुछ सोचता और अपनी धुन में चला जा रहा था। वो अपने नए मिशन के बारे में गौर फिक्र कर रहा था। सदर के चौक में एक बहुत बड़ी जदीद तर्ज की मार्केट में बड़ी रौनक थी। ये एक मशहूर शॉपिंग सेंटर भी था। दुकानों में तरह तरह के बल्ब रोशन थे। औरतें और मर्द जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदने में मसरूफ थे। शेर खान एक जनरल स्टोर में दाखिल हो गया। ये बहुत वसी स्टोर और इसमें काफी लोग थे। इनमें खवातीन भी थीं और मर्द भी थे। शेर खान को मालूम था कि टूथपेस्ट कहाँ से मिलेगी। वो उस काउंटर पर आ गया और अपनी ब्रांड का टूथपेस्ट तलब किया। काउंटर पर मौजूद लड़के ने शीशे के शोकेस में से टूथपेस्ट निकालकर शेर खान को दिया। टूथपेस्ट लेकर शेर खान साथ वाले काउंटर पर आ गया जहां अंग्रेजी और उर्दू की किताबें और रिसाले वगैरह फरोख्त होते थे। अंग्रेजी का एक रिसाला उठाकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। वर्कगर्दानी करते हुए अचानक उसकी नजर कुछ फासले पर पड़ गई जहां दवाइयों का काउंटर था। उसने एक बुर्का पोश औरत को काउंटर की तरफ जाते देखा जिसके साथ शरई दाढ़ी वाला एक सफेद पोश आदमी भी था। औरत स्याह बुर्का ओढ़े हुए थी और नकाब की वजह से चेहरा ढका हुआ था। शेर खान को जिस चीज ने औरत की तरफ मुतवज्जे दिलाई वो उसकी चाल थी। उसे ये चाल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अचानक उसे याद आ गया कि हशमत बीबी नाम की धोखेबाज भारतीय जासूस औरत इसी तरह चला करती थी। औरत दवाइयों के काउंटर पर अपने आदमी के साथ खड़ी कुछ दवाइयां खरीद रही थी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। शेर खान ने जल्दी से रिसाला वहीं रखा और पहला काम ये किया कि वहां ड्यूटी पर खड़े पुलिस के सिपाही की तरफ बढ़ा ताकि उसे कहे कि ये मर्द औरत उसे मशकूक लगते हैं, इनको रोक किया जाए। वो जानता था कि उसके साथ किसी पुलिस कांस्टेबल का होना जरूरी है और इस काम का इख्तियार सिर्फ पुलिस कांस्टेबल को ही है। पुलिस कांस्टेबल के करीब आकर अचानक शेर खान रुक गया। उसे ख्याल आया कि अगर फर्ज कर लिया ये औरत भारतीय जासूसा ही हुई और इसके साथ ही भारतीय दहशतगर्द ही हुआ तो इससे ज्यादा उसे कुछ हासिल नहीं होगा कि पुलिस की मदद से वो इन दोनों को गिरफ्तार करवा कर हवालात में बंद करवा देगा और फिर इनसे इनके साथियों और खुफिया ठिकानों की पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये दोनों कुछ बताएंगे या नहीं। इससे कहीं बेहतर है कि इन दोनों का छुप कर ताकुब किया जाए। जाहिर है जहां जाएंगे वो उनके खुफिया ठिकाना ही होगा। यूं इन दोनों के साथ उनका पिंडी में रूपोश पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा। शेर खान वहीं से एक तरफ होकर सुतून की ओट में खड़ा हो गया और बुर्कापोश औरत और उसके मर्द की नक्लो हरकत का मुशाहिदा करने लगा। औरत ने दवाइयों का लिफाफा मर्द के हवाले किया। मर्द ने बिल अदा किया और दोनों दुकान से बाहर की तरफ चल पड़े। शेर खान उन्हें बाहर निकलते बड़े गौर से देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये वही भारतीय जासूसा ही है। बिल्कुल हशमत बीबी वाली चाल ढाल थी। इसी तरह कदम उठा रही थी। शेर खान ने उन दोनों का ताकुब शुरू कर दिया। शॉपिंग सेंटर के बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। दोनों उसमें बैठ गए और टैक्सी सड़क पर आ गई। सबसे पहले तो शेर खान ने टैक्सी का नंबर देख लिया और उसे दिमाग में याद कर लिया। उसके बाद किसी खाली टैक्सी की तलाश में तेज तेज कदम उठाता बाहर सड़क पर आ गया। बाहर 3-4 टैक्सियां खड़ी थीं। उसने एक टैक्सी का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और ड्राइवर से कहा फौरन चलो और उस टैक्सी का पीछा करो। साथ ही शेर खान ने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। जानता था कि इस किस्म का ताकुब करने से ड्राइवर अक्सर कतराते हैं। 100 रुपए लेकर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भारतीय जासूसा की टैक्सी उस वक्त सीधी सड़क पर काफी आगे निकल चुकी थी। ये बड़ी अच्छी बात हुई थी कि सड़क सीधी थी। दूसरी सूरत में टैक्सी बाजारों की भूल भुलैयों में गुम हो सकती थी। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी और थोड़ी देर बाद ही वो आगे जाने वाली टैक्सी के करीब आ गया। शेर खान ने कहा गाड़ी मुनासिब फासले पर रखो, उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि उनका पीछा किया जा रहा है। ड्राइवर ने पूछा सर ये कोई जेल से भागे हुए कैदी हैं? शेर खान ने कहा भाई कुछ ऐसी ही बात है, तुम बड़ी अक्लमंदी से इनका पीछा कर रहे हो। उनकी टैक्सी उस सड़क पर चल रही थी जो सीधी कोहे मरी को जाती थी। जब राम दुलारी की टैक्सी पिंडी शहर की आबादी से निकलकर ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाके में दाखिल हुई तो शेर खान ने ड्राइवर से कहा अपनी और अगली गाड़ी के दरमियान फासला और ज्यादा कर दो। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। शेर खान को मालूम था कि ये एक ही सड़क है जो नीम पहाड़ी इलाके में से गुजर रही है। भारतीय जासूसा की गाड़ी किसी दूसरी सड़क की जानिब नहीं मुड़ेगी। वह सिर्फ इतना चाहता था कि टैक्सी दूर से नजर आती रहे। करीब होने से भारतीय जासूसा और उसके साथी को शक पड़ सकता था कि उनका ताकुब किया जा रहा है और वो अपने खुफिया ठिकाने पर जाने की बजाय किसी और तरफ निकल सकते थे। सामने वाले आईने में से अगर राम दुलारी के साथी ने दूर अपने पीछे आने वाली टैक्सी को देख भी लिया होगा तो वो यही समझ सकता था कि कोई फैमिली कोहे मरी की सैर को जा रही है। 1-2 गाड़ियां सामने से आकर और 2 गाड़ियां पीछे से आकर निकल गईं। मरी रोड पर ट्रैफिक सारा दिन जारी रहती थी। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे मरी रोड पर चलती जा रही थी। अब पहाड़ी घाटियां शुरू हो गई थीं। दोनों टैक्सियां बयाबान इलाके से गुजर रही थी। बार बार पहाड़ी मोड़ आ रहे थे। मोड़ मुड़ते हुए भारतीय जासूसा की टैक्सी शेर खान की नजरों से ओझल हो जाती। उनकी गाड़ी मोड़ काटती तो वो टैक्सी दोबारा नजर आना शुरू हो जाती। शेर खान ने देखा कि अगली टैक्सी की रफ्तार हल्की हो गई है। उसने अपनी टैक्सी के ड्राइवर से कहा स्पीड कम कर दो। भारतीय जासूसा की टैक्सी सड़क के किनारे एक तरफ होकर खड़ी हो गई। बुर्कापोश भारतीय जासूसा अपने आदमी के साथ टैक्सी से बाहर निकली। मर्द ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और टैक्सी आगे रवाना हो गई। बुर्कापोश औरत और मर्द सड़क से नीचे उतर गए और शेर खान की निगाहों से ओझल हो गए। उसने ड्राइवर से कहा जल्दी से गाड़ी आगे ले जाकर खड़ी कर दो, वहां जहां टैक्सी खड़ी हुई थी। शेर खान ने जेब से मजीद 50 रुपए निकालकर ड्राइवर को दिए और कहा अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर ने वहीं से टैक्सी वापस मोड़ी। शेर खान ने देखा कि वहां सड़क के किनारे एक ऊंचे टीले पर छोटा सा कब्रिस्तान था। उसके पहलू से एक पगडंडी नीचे ढलान में उतरती थी। शेर खान पगडंडी पर आगे नीचे उतरने लगा। 10-15 कदम चलने के बाद मोड़ मुड़ा तो उसे कुछ फासले पर वही बुर्कापोश भारतीय जासूसा अपने आदमी के साथ जाती नजर आई। उसने नकाब उठा रखा था और आदमी से बातें कर रही थी और आदमी को आगे आगे चल रही थी। वहां जंगली झाड़ियां बहुत उगी हुई थीं। ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थी। इन ऊंची झाड़ियों की वजह से किसी वक्त दोनों शेर खान की नजरों से ओझल हो जाते। झाड़ियां हटती तो वो फिर नजर आते। शेर खान ने उन दोनों के दरमियान फासला कम कर दिया था। वो झाड़ियों की आड़ लेकर ताकुब कर रहा था। एक जगह पहुंचकर बुर्कापोश औरत ने रुक कर पीछे अपने आदमी की तरफ देखकर कुछ कहा। शेर खान वहीं झाड़ी के पीछे बैठ गया और बड़े गौर से उस औरत को देखा।
उसने नकाब उलट रखा था और दिन की रोशनी में फासले पर से भी उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। शेर खान का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने भारतीय जासूसा को पहचान लिया था। ये वही औरत थी जो हशमत बीबी बनकर उन सबको बेवकूफ बना गई थी। ये भारतीय जासूसा और भारतीय दहशतगर्दों के गिरोह की औरत थी और इसके साथ जो आदमी था वो भी दहशतगर्द ही हो सकता था। अब शेर खान ये देखना चाहता था कि इनका खुफिया ठिकाना कहाँ है। जाहिर है कि वो अपने खुफिया ठिकाने की तरफ ही जा रहे थे। ये जान लेने के बाद कि ये औरत वही भारतीय जासूसा है जिसकी उन्हें तलाश थी, शेर खान ने दरमियान में फासला ज्यादा डाल दिया। अब वो उन्हें सिर्फ अपनी नजरों में रखना चाहता था। उस वक्त शेर खान इस पोजीशन में नहीं था कि अगर उसे उनके खुफिया ठिकाने का इल्म हो जाता है तो वो छापा मारकर दहशतगर्दों के गिरोह को गिरफ्तार कर ले, या अगर गिरफ्तार नहीं कर सकता तो उन्हें वहीं खत्म कर दे। उसके पास पिस्तौल तो क्या, फल काटने वाली छुरी भी नहीं थी। उसको तो सिर्फ दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की निशानदही करनी थी। औरत और मर्द एक खाई में उतर गए। शेर खान भी थोड़ा वक्फा डालकर उनके पीछे खाई में उतर गया। वो बड़ी एहतियात से चल रहा था। उसे दो बातों का ख्याल रखना पड़ा था। एक तो ये कि उसके चलने से पत्थरों पर आवाज पैदा न हो और दूसरे वो उन्हें नजर ना आ जाए। उस वक्त एक तरह से शेर खान दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुका था। वो निहत्था था। इस औरत के पास नहीं तो उसके साथ जो दहशतगर्द था उसने जरूर कोई ना कोई असलहा लिबास के अंदर छुपा लिया होगा। ये लोग बगैर असलहे के अपनी कमीनगाहों से नहीं निकला करते। दूसरे, इन लोगों की खुफिया कमीनगाह यानी ठिकाना वहीं कहीं करीब ही लगता था और इस खुफिया ठिकाने में दूसरे दहशतगर्द भी जरूर मौजूद होंगे और इनके पास असलहा भारी मिक़दार और तादाद में मौजूद होगा। शेर खान का पता चल जाने की सूरत में न सिर्फ ये उसकी जान को खतरा था बल्कि उसका शिकार भी हाथ से निकल जाना था। लेकिन उसे हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का सुराग लगाना था, जो कि उसकी इत्तला के मुताबिक इन भारतीय दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर भी था। शेर खान ने दोनों दहशतगर्दों को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। खाई कई जगहों से घूम गई थी। शेर खान कहीं रुककर कहीं झाड़ियों की ओट में छुपकर उनका ताक्कुब जारी रखे हुए था। एक जगह पहुंचकर खाई के आगे दीवार आ गई जिस पर बेशुमार झाड़ झंकार और घास उगा हुआ था और जंगली बेलें भी लटक रही थी। सारी दीवार इन जंगली बेलों ने ढांप रखी थी। शेर खान एक जगह छुपा इन दोनों को देख रहा था। मर्द दहशतगर्द ने एक जगह से जंगली बेलों को हटाया और दोनों उसके अंदर चले गए। जंगली बेलें फिर अपनी जगह पर आ गईं। शेर खान झाड़ी की ओट में छुपकर बैठा दीवार को देख रहा था। जब उसे बैठे 5-7 मिनट गुजर गए और कोई बाहर न निकला तो वो समझ गया कि दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना यही है। वो चुपके से उठा और दबे पांव खाई के पत्थरों और रोड़ों पर वापस चल पड़ा। खाई के बाहर आकर वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उस वक्त उसके साथ कमांडो फोर्स होती तो वो दहशतगर्दों के पूरे गैंग को पकड़ देता, लेकिन वो अकेला था और निहत्था। कुछ देर सोचने के बाद वो घाटी की चढ़ाई चढ़ने लगा। वो जल्दी चढ़ाई चढ़ रहा था। उस वक्त उसे मोबाइल फोन की शदीद कमी महसूस हुई। पता नहीं किस वजह से उन्हें शहर के इर्द गिर्द कम से कम 20 किलोमीटर के रकबे में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। शायद इस ख्याल से कि उनके सिग्नल दुश्मन न सुन ले। वो कब्रिस्तान के पास सड़क पर आकर खड़ा हो गया। उसके सामने से 2 लारियां ऊपर कोहेमरी की तरफ गुजर गईं। कोहेमरी से जहां तक लारी, बस या टैक्सी या कोई प्राइवेट कार नहीं आई थी, लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। दूर से उसे एक कार आती दिखाई दी। शेर खान ने सड़क के दरमियान खड़े होकर कार को हाथ दिया। कार सड़क के एक तरफ होकर रुक गई। एक नौजवान लड़का कार ड्राइव कर रहा था। उसने बड़े खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए पूछा, अंकल आपको इस्लामाबाद जाना है तो बैठ जाएं। शेर खान जल्दी से आगे बैठ गया और कार चल पड़ी। शेर खान ने कहा, बरखुरदार एक इमरजेंसी पैदा हो गई है। अगर तुम मुझे कम से कम वक्त में पिंडी पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। नौजवान ने कहा, नो प्रॉब्लम अंकल, मैं तो इस किस्म के एडवेंचर की तलाश में रहता हूँ। और उसने कार की स्पीड तेज कर दी। सड़क पहले ही ढलवान थी। कार की रफ्तार मजीद तेज हो गई। शेर खान को एक ही डर था कि लड़का नौजवान और मुहिम जू मालूम होता है, कहीं किसी जगह गाड़ी न मारते। मगर बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि वो बड़ा अच्छा ड्राइवर भी था। 20-25 मिनट के बाद उसने शेर खान को सदर में तंजीम के हेड ऑफिस के बाहर पहुंचा दिया। शेर खान ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और तेज तेज चलता सीधा चीफ के कमरे में आ गया। चीफ उस वक्त अकेला ही था। उसने शेर खान को देखकर कहा, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? क्या कहीं जॉगिंग करके आ रहे हो? शेर खान ने कहा, सर कमांडो पार्टी को तैयारी का हुक्म दें। मैंने भारतीय दहशतगर्दों के हाइड आउट का पता लगा लिया है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। चीफ ने उसी वक्त 10 मुजाहिद कमांडोज की एक फोर्स शेर खान के साथ रवाना कर दी। ये कमांडोज 2 बंद जीपों में सवार थे। अगली जीप में शेर खान ड्राइवर के साथ बैठा था। वो जितनी जल्दी निकल सकते थे शहर की ट्रैफिक में से निकलकर मरी रोड पर आ गए और उन्होंने गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दी। शेर खान को यही एक फिक्र थी कि कहीं इस दौरान दहशतगर्द किसी वजह से अपने खुफिया ठिकाने से निकल न गए हों। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के बावजूद उन्हें पुराने कब्रिस्तान तक पहुंचने में 35-40 मिनट लग गए। शेर खान ने दोनों गाड़ियों को कब्रिस्तान की दीवार की ओट में खड़ा कर दिया और जवानों को लेकर घाटी के ढलान में उतरने लगा।
ये तरबियत याफ्ता सरफरोश मुजाहिद थे। शेर खान ने उन्हें सिर्फ इतना समझा दिया था कि दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की पोजीशन क्या है। वो बिखर कर घाटी की ढलान उतर रहे थे। तमाम मुजाहिद मुसल्लह थे। हर एक के पास 3 गन के अलावा 6 हैंड ग्रेनेड थे।